नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से आ रही बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 3 आरोपियों की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। आज तीनों शूटर्स की पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है तीनों ही आरोपियों की पेशी। पुलिस कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। प्रतापगढ़ जिला कारागार में तीनों ही शूटर बंद हैं। बता दें आपको, अतीक अहमद और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में आज न्यायिक हिरासत तीनों ही शूटरों की खत्म हो रही है। और ऐसे में ताजा जानकारी यह मिल रही है कि दरअसल तीनों ही आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकता है कोर्ट में। हालांकि जिस तरह से लगातार तीनों ही शूटर न्यायिक हिरासत में, अब सवाल यह कि आगे किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती नजर आएगी। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सैयद, तीनों ही शूटर्स की आज जो न्यायिक हिरासत है वो खत्म हो रही है। ऐसे में जानकारी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकता है। किस तरह से पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और क्या कुछ अभी तक जानकारी लगी है पुलिस को? रितेश, बता दें कि अतीक अहमद के हत्यारे यानी तीनों शूटरों की आज न्यायिक अभिरक्षा खत्म हो रही है। ऐसे में तीनों शूटरों को आज कोर्ट में पेश होना है और सीजीएम कोर्ट में इनको पेश किया जाना है। आज कचहरी में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, मगर इनकी सुरक्षा के मद्देनजर इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सकता है। और आपको बता दें कि अतीक अहमद के मामले हत्याकांड में तीनों शूटर नामित है और सबसे बड़ी बात है कि इनकी एसआईटी रिमांड भी मांग सकती है, रिमांड के लिए अर्जी भी दे सकती है, जिससे कई और खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। जी, लेकिन सैयद, अभी तक और क्या कुछ आखिरकार इस पूरे मामले में पुलिस एसटीएफ के हाथ जानकारी लग पाई है? चूंकि 3 शूटर्स को जिस तरह से मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जांच पड़ताल लगातार जारी है, सवाल कई तरह के उठे और काफी बार जो जिस तरह से न्यायिक हिरासत है वो भी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक क्या कुछ सबूत लगे हैं? क्या जानकारी पुलिस इकट्ठी कर पाई है इस मामले में? जी रितेश, वही मैं बता रहा था कि जिस तरह से ये तीनों शूटरों को पिछली बार रिमांड पे लिया गया था, इन तीनों शूटरों ने बार बार अलग अलग बयान दिए थे। जैसे कि इनका कहना था कि हमें अपने आप को फेमस करने के लिए हम लोग ने अतीक की हत्या करी है। मूसावाला के मामले में इनकी पिस्टल इस्तेमाल हुई थी और यही पिस्टल थी और साथ ही गोगी गैंग से ये ताल्लुक रखते थे। पिछली बार इनको पिस्टल रखने के लिए दी गई थी, जिसके बाद उसकी गोगी गैंग की हत्या होती, गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, जिसके बाद ये पिस्टल लेके यहाँ आ जाते हैं और तीनों अलग अलग जिले से थे। और सबसे बड़ी बात है, स्पॉट पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके अतीक और अशरफ को मौके पर ही ढेर कर देते हैं, जिसके बाद ये अपने आप को सरेंडर करते हैं और पुलिस इनको हिरासत में लेती है। साथ ही इनकी जो न्यायिक पिछली बार इनको रिमांड में लिया गया था, जिसके पर इनके अलग अलग बार बार बयान आ रहे थे, उसी को लेकर इस बार फिर से पुलिस इनको रिमांड पे लेने के लिए अर्जी देगी और जिसके बाद अगर रिमांड मिलती है तो इनसे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी आ रही थी कि इनके लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने के लिए भी अर्जी दी जा सकती है। सैयद, एक और सवाल, चूंकि क्या अभी तक जानकारी इसको लेकर लग पाई है क्या इन तीनों शूटरों के पीछे भी कोई और हाथ है? क्योंकि कई तरह के आरोप लगाए गए थे इस पूरे मामले में और जो पिस्टल की बात आई, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, और अब जो आगे टेस्ट हो सकते हैं इस पूरे मामले में जिनके जरिए खुलासा हो सकता है कोई और बड़ा भी, उसको लेकर पुलिस कितना आशावान है? जी, बता दें जैसे कि अतीक के परिवार वालों ने शुरू से ही और अतीक लोग अपनी जान का खतरा बता रहे थे और कुछ पुलिस पोषों और सत्ताधारी लोग के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर इनसे पूछताछ हो सकती है। और जब अगर नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है तो उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि इनको पुलिस रिमांड मिलती है, इनको और पुलिस अगर रिमांड मिलती है तो पुलिस इनसे एसआईटी और न्यायिक आयोग किस तरह से पूछताछ कर सकता है। और इसमें कई अलग अलग सवाल होंगे कि किस तरह से यहाँ ये पहुंचे थे और किस तरह से इनके रहने खाने की होटल में, जिस होटल में ये रुके थे, किसने व्यवस्था की और किस तरह से पैसे कहाँ से आए। ये कई बार वहां पर जैसे कि चर्चा थी कि ये लगातार इससे पहले भी कई बार प्रयास कर चुके थे अतीक अशरफ की हत्या करने के लिए, मगर मौका नहीं मिला था। ये कई सवाल ऐसे हो सकते हैं एसआईटी के।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि तीनों ही शूटर, तीनों ही हत्यारे प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों ही शूटर्स की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तीनों शूटरों की पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अर्जी दे सकती है, लेकिन सवाल अभी भी कई तरह के बरकरार हैं कि आखिर इस पूरे मामले में और क्या हाथ शामिल हैं और कौन से लोग इसमें मौजूद रह सकते हैं पीछे से। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी, तीनों ही शूटर्स की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। तो वहीं सपा नेता मोहम्मद आजम खान आज अपने पूरे परिवार सहित रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल पूरे परिवार को 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कोर्ट में शामिल होना है। इससे पहले 23 मई 2023 को सपा नेता आजम खान की तरफ से कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर एक सीडी पेश की गई थी, जिसे आज रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में दोबारा से देखा जाएगा, जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा रंगदारी वसूलने के मामले में मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। दरअसल विजय मिश्रा और सईद अहमद के बीच फोन पर हुई बातचीत ऑडियो जो है वायरल हो चुका है। और ऑडियो में विजय मिश्रा सईद अहमद से अतीक अहमद से लिए गए 3 करोड़ रुपए वापस करने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद अब विजय मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई होने की उम्मीद है। 19 राजनीतिक दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को बहिष्कार किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नई संसद के उद्घाटन की तिथि को ऐतिहासिक बताते हुए इसका विरोध कर रहे दलों पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली दिन के रूप में दर्ज होगी और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामयी और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो अत्यंत दुखद, गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जारी है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और संसद से जुड़ी हुई आज के अनुसार जो नई पार्लियामेंट है,
न्यू पार्लियामेंट आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते हुए हर एक पार्लियामेंट्रियन को वहां पर स्पेस मिल सके, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्वपूर्ण मंच हमारी संसद बन सके। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है और आपको बता दें कि खेलो इंडिया गेम्स का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी अनुराग ठाकुर लखनऊ में मौजूद रहेंगे। देश भर में 208 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम का आगाज भी करते नजर आएंगे। और आपको बता दें इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह बड़ा कदम उठाया जाता है, जिसके तहत खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में इन दिनों रील बनाने का क्रेज लोगों पर छाया हुआ है। एक बार फिर कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें सुमित दुबे नाम का युवक कई रील्स बनाते हुए दिखाई दिया। एक वीडियो में युवक चलती गाड़ी पर खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। एक अन्य वीडियो में वो पंछियों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही कुछ और वीडियोस भी सामने आए हैं। अलग अलग रील्स आपको दिखा रहे हैं शख्स की, रील नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी रील्स हैं जिनमें नियमों को ठेंगा दिखाया जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर भले ही लोग इनकी तारीफ करते हों, लेकिन कानून के नजरिए से ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं गलत नजर आती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है उत्तराखंड बोर्ड की ओर से। आपको बता दें 10वीं में सुभाष चंद्र बख्शी ने किया है टॉप। हाई स्कूल का 85.17% रिजल्ट रहा है इस दफा और 12वीं का करीबन 81% रिजल्ट रहा है। इंटर में तनु चौहान ने बाजी मारी है। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है और आपको बता रहे हैं किस तरह से इस दफा का रिजल्ट रहा 10वीं और 12वीं का। और अगर बात करें 10वीं की तो सुभाष चंद्र ने टॉप किया है। हाई स्कूल का रिजल्ट अगर देखा जाए तो 85.17% रहा है और 12वीं का हालांकि इससे कुछ फीसदी कम है, 80.98 यानी करीबन 81% 12वीं का रिजल्ट इस बार उत्तराखंड में रहा है। और इंटर में तनु चौहान ने बाजी मारी है। ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं भारतीय रेलवे लगातार देश के कई हिस्सों में वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने का काम कर रहा है। ऐसे में आज उत्तराखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को समर्पित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कुल 5 स्टेशन जिसमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून का सफर 4.5 घंटे में पूरा होगा। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बधाई। बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि माननीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि को एक अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। साथियों, इस पवित्र भूमि के लिए आप सोचिए, आज से 10 साल पहले
जब रेलवे के विकास की बात आती थी केंद्र सरकार की तरफ से, आज से 10 साल पहले मिलता था मात्र 187 करोड़ रुपीस। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने सुंदर पहाड़, इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही, माननीय मोदी जी ने 2014 में देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़, 5000 करोड़। साथियों, ये होता है काम करने का प्रधानमंत्री जी का जज्बा और उत्तराखंड के लिए कमिटमेंट। सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में, 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित
कार्यक्रम में उत्तराखंड के पवित्र धाम गंगोत्री में संपूर्ण देश के 2 लाख 5G साइट का शुभारंभ किया। साथ ही संपूर्ण देश की आस्था के केंद्र 4 धाम में फाइबर कनेक्टिविटी के कार्य का भी शुभारंभ किया गया, जिसके 4 धाम को सीधे तौर पर 5G नेटवर्क से आच्छादित किया जा सकेगा। मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार से 4 धाम मंदिर परिसरों के आसपास श्रद्धालुओं को बेहतर कॉल कनेक्टिविटी, वीडियो कॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी अब उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान उनके जरिए 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी और 5G के विस्तार पर आधारित लघु फिल्म का अवलोकन भी किया गया। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सशक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। विभागों की ओर से तैयार किए गए अल्प, मध्य व दीर्घकालिक रोड मैप को धरातल पर मूर्त रूप देने की दिशा में सरकार सक्रिय है और इस क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने विभागों के रोड मैप की समीक्षा की श्रृंखला शुरू की है। उन्होंने कृषि उद्यान विभागों के रोड मैप की समीक्षा करते हुए राज्य में मिलेट यानी मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक होगी, जिसके बाद शाम को गाला डिनर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, दूसरी बैठक की शुरुआत हो रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब अतिथि तमाम पहुंचे तो उनका किस तरह स्वागत किया गया। और आपको यह भी बता दें कि बैठक के पश्चात यानी शाम के वक्त गाला डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार में लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी टायर फैक्ट्री के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक चालक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे तीनों की ही मौत हो गई। तो वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, पथराव भी किया गया। फिलहाल मौके पर भारी भीड़ जमा है और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी है। रामनगर में सरकार के सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश के बाद रामनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में भी वन विभाग ने अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की है। वन विभाग ने की गई इस कार्रवाई के विरोध में आज मंदिर परिसर में स्थित 200 से ज्यादा प्रसाद विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को बंद रखकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया, गिरिजा देवी मंदिर काफी प्रसिद्ध और प्राचीन है तथा इसका वर्णन ग्रंथों में भी है। उन्होंने सरकार और विभाग की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। दया किशन सुयाल, मैं वहाँ का एक स्थानीय दुकानदार हूँ। तो कल हमारी दुकानों में भी ये नोटिस चस्पा कर गए हैं, जिससे पूरी मार्केट में खलबली मची पड़ी है और करीब 200-250 दुकानदार उससे प्रभावित हो रहे हैं। सारे वहीं के लोग, क्षेत्र के लोग हैं और गरीब लोग हैं और सभी की रोजी रोटी उसी से। आज सभी लोगों ने हमने एक विरोध प्रदर्शन कर रखा है, दुकानें बंद की हैं, जबकि पब्लिक काफ़ी है। माहौल एक नोटिस चिपका गए हैं, उसमें यही लिखा गया है कि ये जो है अतिक्रमण है और अतिक्रमण की परिभाषा इन्होंने मतलब क्लियर नहीं कर रखी कि अतिक्रमण है क्या। मतलब खाली इतना ही लिखा है कि ये मात्र अतिक्रमण है ना। और जहाँ तक माता गिरजा माता का सवाल है, वो तो महाभारत कालीन टीला है, आज का है नहीं और ना ही कहीं बुनियाद डाल करके कोई चीज़ अतिक्रमण की गई है। वो तो नेचुरल है, महाभारत के समय का स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कौशिकी प्रवस्था या सर्वप्रथम वहाँ पर कौशिक ऋषि ने गिरजा माता की उपासना आराधना की थी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौशिक ऋषि के बाद से उत्तराखंड में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए, सभी ने गिरजा माता की जो है प्राचीन काल से जो है पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, है ना। तो वो तो सिद्ध पीठ है, इसमें तो किसी प्रकार की मतलब जो है वाद विवाद होना ही नहीं चाहिए। और वैसे ही जहाँ तक दुकानदारों का सवाल है,
वन विभाग के कोई भी अधिकारी वहाँ पर गश्त करने नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि जो बाहर से अन्य शहरों से दुकानदारों लोगों ने वहाँ पर काफ़ी मतलब जो है अपनी दुकानें लगा रखी हैं वहाँ पर, उससे अव्यवस्था हो रही है। अगर वन विभाग अब समय समय से अपनी गश्त करता है और अपने क्षेत्र में निगरानी करता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।